हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है इससे संबंधित एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कक्षा 6 से 8 तक की किताबों से होने वाले हैं। दोस्तों, 8 से जो 6 तक की जो किताब है, 6 से 8 तक की, इन किताबों से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, आज का पहला सवाल, किस गैस के उपयोग भोजन अपने पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? यानी किस गैस का उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। यानी पौधे अपने भोजन का निर्माण करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? यानी पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? तो भूमंडलीय तपन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? तो ये जल वाष्प कहलाता है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल जल वाष्प कहलाता है। सौर मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? यानी सौर मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प आर्द्रता के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो धूल कणों पर होता है प्रकाश का प्रकीर्ण। धूल कणों पर प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, इस कारण है जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय लालिमा दिखाई देती है? यानी धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण सूर्य उदय होते समय और सूर्य अस्त होते समय लालिमा दिखाई देती है? तो ये सघन के कारण है जो हमें दिखाई देता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, तापमान के आधार पर। दोस्तों, तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो तापमान के आधार पर अगर बात करें तो वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में। सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? सौर मंडल की दोस्तों अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई तो, लेकिन ये 8 से 18 किलोमीटर होती है। कैसे होती? देखिए, ये पृथ्वी, इसके बाद में ये है सौर मंडल। तो ये बात करें ध्रुवों से तो यहाँ से हो गई ये 18 किलोमीटर, और बात करें बीच में से तो यहाँ से होगी 8 किलोमीटर। यानी सौर मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर होती है, और औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर होती है। सौर मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो सौर मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है ये सौर सीमा या शांत मंडल के नाम से भी जानी जाती है। सौर सीमा या शांत मंडल के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहाँ होते हैं? बाद वातावरणीय घटनाएं दोस्तों बात करें वर्षा, बादल और तूफान, ये कौन से भाग में होते हैं? तो ये सौर मंडल की घटनाएं हैं। वर्षा होना, बादलों का होना, तूफान का आना, ये सभी सौर मंडल की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है? तो
समताप मंडल, पहले तो हमने बात करी दोस्तों सौभ मंडल की, सौभ मंडल की। तो ये सौभ मंडल तो होता है 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक, लेकिन समताप मंडल की अगर बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए इसे समताप मंडल को है जो ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? यानी जो वायुयान होते हैं, बात करें हवाई जहाज की, तो ये कौन सी परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इसे शांत मंडल भी कहते हैं। ये शांत मंडल होता है, इस कारण वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं या विचरण करते हैं। ओजोन परत किसका अवशोष कर लेती है? ओजोन परत, तो ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। पराबैंगनी किरणें ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं जो ओजोन परत इसका है जो अवशोषण कर लेती है। अगर ओजोन परत इसका अवशोषण नहीं करती है तो इसे है जो त्वचा कैंसर और अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? यानी अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं ये मध्यम मंडल में ये जो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यम मंडल में ही है जो जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? मध्य मंडल है जो ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। दोस्तों, बात करें एक बार फिर से, तो सबसे पहले हमने बात की थी सौभ मंडल की, तो ये 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद में समताप मंडल की, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है। और अब मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे कहां से परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती हैं? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी जो पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे कहां से परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती हैं? तो ये चलती हैं आयन मंडल में। आयन मंडल में रेडियो तरंगे है जो प्रसारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? तो जो आयन मंडल का क्षेत्र होता है ये 80 किलोमीटर से लेकर ऊपर 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है ये आयन मंडल का क्षेत्र होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो है बहिर्मंडल। वो है बहिर्मंडल, जिसमें अंतरिक्ष उपग्रह है जो परिक्रमा करते हैं। बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? दोस्तों, गैसें इसके अलावा और भी पाई जाती है, लेकिन अधिक कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम गैसें। हाइड्रोजन व हीलियम गैसें ये बहिर्मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें हैं। किस स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? यानी किसी स्थान की अल्पकालीन यानी बहुत कम समय की जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं ये मौसम कहलाती हैं। किसी स्थान की अल्पकालीन, दोस्तों शब्दों पर ध्यान देना, अल्पकालीन पर्यावरणीय जो दशाएं होती है ये मौसम कहलाती है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं की दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है?
यानी किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? दोस्तों वायुमंडल के जो मुख्य तत्व हैं वो है तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता एवं पवने। ये वायुमंडल के मुख्य तत्व होते हैं। एक बार फिर देखिए वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवने। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, दोस्तों बात करें ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में है जो कमी आएगी। अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में है जो धीरे धीरे कमी आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। थैंक यू, धन्यवाद।